साल 2011 कोलकाता की एक बरसाती रात से। ठीक है। एक पुरानी आवासीय इमारत। उस रात वहां कुछ भी ठीक नहीं था। नाइट ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड ने जो अनुभव किया वो किसी बुरे सपने जैसा था। क्या हुआ था उसके साथ? वो ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों से उतरता, लेकिन आखिरी मोड़ के बाद वही सीढ़ियां फिर से शुरू हो जाती। मतलब एक लूप में फंस गया हो जैसे। हाँ, वो बार बार कोशिश करता रहा, पर ऐसा लगा मानो वो एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गया हो। ये तो सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है। और सुनिए, उसी इमारत में एक फ्रीलांस पत्रकार रहता था। उसे अपने ही फोन में एक रिकॉर्डिंग मिली। कैसी रिकॉर्डिंग? जिसमें उसकी अपनी ही आवाज थी, फुसफुसा रही थी, वापस आओ। और उसे बिल्कुल याद नहीं कि उसने ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया है। ओह, ये तो वाकई डरावना है। मामला इतना बड़ा कि पुलिस बुलानी पड़ी। और यहाँ कहानी और भी अजीब हो जाती है। जो अधिकारी मौके पर पहुंचा, उसकी घड़ी ठीक 2:17 पर रुक गई थी। उसी वक्त? ठीक उसी पल। और उसी पल इमारत की सारी अजीब आवाजें बंद हो गई। एकदम सन्नाटा। अगली सुबह सब सामान्य था। तो ये 3 अलग अलग अनुभव एक ही समय पर, गार्ड, पत्रकार और पुलिस वाला। हाँ, तो सवाल यह है कि ये हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ एक थके हुए दिमाग का वहम था, या फिर समय और स्थान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी? देखिए, ये कहानी दिलचस्प है क्योंकि इसमें असंभव ज्यामिति मतलब इम्पॉसिबल ज्योमेट्री का एक तत्व है। वो कभी न खत्म होने वाली सीढ़ी। हाँ, लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा तनाव या थकान में होता है तो उसका दिमाग स्पेशल डिसओरिएंटेशन का शिकार हो सकता है। मतलब उसे दिशाओं का सही अंदाजा नहीं रहता। बिल्कुल, उसे लग सकता है कि वो एक ही जगह घूम रहा है। हो सकता है गार्ड उस रात बहुत ज्यादा थका हुआ हो। ये एक तार्किक सफाई हो सकती है, मानता। लेकिन उस पत्रकार की रिकॉर्डिंग और पुलिस वाले की रुकी हुई घड़ी, ये 3 अलग अलग लोग हैं। सही कहा। और यही इस घटना को एक साधारण वहम से ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। जब कई लोगों के अनुभव एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं तो उसे खारिज करना मुश्किल हो जाता है। घड़ी का रुकना एक संयोग हो सकता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग वाकई परेशान करने वाली है। ये ऑटोमेटिज्म जैसी किसी चीज की तरफ इशारा कर सकता है, जहां इंसान बिना होश के कुछ कर जाता है। पर तीनों घटनाओं का एक साथ होना, ये एक ऐसा पैटर्न बनाता है जिसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। तो कलकत्ता की उस इमारत में समय और स्थान मानो किसी के काबू से बाहर हो गए थे। लेकिन क्या हो अगर समय नहीं बल्कि इतिहास खुद जाग जाए और आपसे बात करने की कोशिश करे? अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी अगली कहानी हमें ले चलती है साल 2006 में। जगह है राजस्थान। पुरातत्व विभाग की एक टीम थी। वो एक प्राचीन खंडहर में खुदाई कर रहे थे। माना जाता है कि वो इलाका प्राचीन सरस्वती नदी सभ्यता का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट। हाँ, दिन में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, जमीन के नीचे से अजीब मंत्रोच्चार जैसी आवाजें आने लगती। मंत्रोच्चार किसी जानी पहचानी भाषा में? नहीं, किसी भी जानी पहचानी भाषा में नहीं थी। और चांदनी रात में पत्थर की शिलाओं पर खुदे हुए चिन्ह अपना आकार बदलते हुए दिखते थे। ये तो बहुत अजीब है, आकार बदलते हुए। बिल्कुल। और तीसरी रात पहरा दे रहे एक कांस्टेबल ने रेत पर पैरों के निशान देखे, जो कुछ दूर जाकर अचानक गायब हो जाते थे, जैसे कोई हवा में विलीन हो गया हो। हाँ, इन घटनाओं से टीम इतनी डर गई कि खुदाई रोक दी गई। देखिए, यहाँ 2 तरह की चीजें हो रही हैं। एक है ऑडियो मतलब आवाजें, और दूसरी विजुअल यानी वो निशान और बदलते चिन्ह। रेगिस्तानी इलाकों में हवा जब खंडरों के बीच से गुजरती है तो कई बार बहुत अजीब आवाजें पैदा होती हैं। इसे एओलियन हार्प इफेक्ट कहते हैं। हो सकता है मंत्र जैसी आवाजें उसी का नतीजा हों। अच्छा, ये आवाजों की एक वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है, लेकिन वो बदलते हुए चिन्ह और गायब होते पैरों के निशान, ये तो हवा से नहीं हो सकता? नहीं, ये नहीं हो सकता। पैरों के निशानों के लिए एक संभावना ये हो सकती है कि तेज हवा से रेत उड़कर उन्हें ढक देती हो, शायद। लेकिन पत्थरों पर चिन्हों का बदलना, ये समझना मुश्किल है। कुछ खास तरह के पत्थर होते हैं जो तापमान और नमी के बदलाव से अपना रंग बदलते हैं, लेकिन पूरे चिन्हों का मतलब ही बदल जाना, ये किसी प्राकृतिक घटना से समझाना नामुमकिन है। तो टीम ने उन चीजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की? सूत्रों के मुताबिक उनके पास उस समय ऐसे उपकरण नहीं थे जो रात के अंधेरे में ठीक से काम कर सके। और सच कहूं तो डर का माहौल ही ऐसा था कि किसी ने हिम्मत नहीं की।
उन्होंने उस जगह को छोड़ना ही बेहतर समझा। जो कि एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। जब हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे हमारा दिमाग समझ नहीं पाता, तो हमारा पहला रिएक्शन लड़ो या भागो वाला होता है। इस मामले में वो भाग गए। राजस्थान के खंडरों में जमीन के नीचे से रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर ऐसी ही रहस्यमयी आवाजें और संकेत समुद्र की गहराइयों से आने लगे, ना किसी छपाक या लहर के, सीधे पानी में समा गई, बिना किसी आवाज के। अजीब है बहुत। इसके तुरंत बाद उनकी नाव के रडार पर ऐसे सिग्नल दिखने लगे जो किसी पनडुब्बी या जहाज से मेल नहीं खाते थे। ये अहम बात है, रडार सिग्नल। हाँ, और ये सिग्नल अविश्वसनीय तेजी से पानी के नीचे अपनी दिशा बदल रहे थे। अच्छा। उसी वक्त किनारे पर मौजूद एक मछुआरे ने समुद्र के भीतर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनने का दावा किया। तो एक साथ कई चीजें हुई, रोशनी, रडार सिग्नल और आवाज। बिल्कुल। कुछ देर बाद वो सिग्नल और आवाज दोनों गायब हो गए। लेकिन सबसे अजीब बात तो तब हुई जब एक अधिकारी ने अपनी लॉगबुक देखी। उसमें क्या था? कुछ नहीं। जिन पन्नों पर उसने इस घटना का ब्यौरा लिखा था वे पूरी तरह से खाली थे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कई परतें हैं। नीली रोशनी, ये अजीब है। हालांकि कुछ प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, जैसे बॉलोइड मीटियोर या बायोलुमिनेसेंस। लेकिन रडार सिग्नल इस कहानी को बदल देते हैं। रडार भौतिक वस्तुओं का पता लगाता है, वो रोशनी या वहम को नहीं पकड़ता। और ये सिग्नल तेजी से दिशा बदल रहे थे, जो किसी उन्नत तकनीक की ओर इशारा करता है। और उस लॉगबुक का क्या? पन्नों का खाली हो जाना, ये तो किसी विज्ञान के नियम में फिट नहीं बैठता। यहाँ हमें थोड़ा संदेहवादी होना पड़ेगा। लॉगबुक का खाली मिलना बहुत नाटकीय लगता है। क्या ये हो सकता है कि अधिकारी ने लिखने के लिए जो पेन इस्तेमाल किया उसकी स्याही खराब हो? ये एक संभावना है। या ये एक मानवीय भूल हो सकती है। हमें अलौकिक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमेशा तार्किक संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। सही है। हालांकि अगर हम मान लें कि ये सच है, तो ये इस घटना का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। ये बताता है कि जो भी शक्ति वहां थी वो सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि उसके पास जानकारी को मिटाने की भी क्षमता थी। एक ऐसी शक्ति जो अपने सबूत खुद मिटा सकती है। ये वाकई एक डरावनी सोच है। अब तक हमने जिन घटनाओं की बात की वे इंसानी बस्तियों या उसके आसपास हुई, लेकिन हमारी अगली कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां नियम इंसानों के नहीं, जंगल के चलते हैं। जंगल? कहाँ की बात है ये? साल 2009 छत्तीसगढ़ का घना जंगल। सड़क सर्वे के लिए एक सरकारी टीम गई थी। उसमें एक अनुभवी कर्मचारी, एक स्थानीय गाइड और एक रिपोर्टर थे। वो लोग जंगल में रास्ता भटक गए। और गाइड उनके साथ था? हाँ, और गाइड ने उन्हें जंगल की एक पुरानी किंवदंती के बारे में चेतावनी दी थी। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई तुम्हारा नाम लेके पुकारे तो जवाब मत देना। ये तो कई लोक कथाओं में सुनने को मिलता है। बिल्कुल। रात गहराते ही उन्हें दूर से ढोल जैसी आवाजें आने लगी, पर उनका कोई स्रोत नहीं मिल रहा था। डर के माहौल में पूरी रात गुजरी। और सुबह जब वे उठे तो उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। टीम के एक सदस्य के जूते, जो उसने अपने पास ही उतारे थे, थोड़ी दूर उसके ही ताजे पैरों के निशानों के बीचों बीच रखे हुए थे। पैरों के निशानों के बीच में? हाँ, जैसे किसी ने उन्हें बड़ी सावधानी से वहां जमाया हो। और उस आदमी ने कसम खा के कहा कि वो रात भर अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये कहानी लोक कथाओं और मनोविज्ञान के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है। नाम से पुकारने पर जवाब न देना दुनिया भर की कई संस्कृतियों में पाया जाने वाला एक आम डर है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसका मनोवैज्ञानिक आधार ये है कि आपका नाम आपकी पहचान से जुड़ा है, और उसका जवाब देकर आप किसी अनजान शक्ति को अपने ऊपर एक तरह का अधिकार दे देते हैं। अच्छा। और जंगल जैसी जगह पर, जहां हर आहट और परछाई डराती है, हमारा दिमाग खुद ही हमें धोखा देने लगता है। वो ढोल की आवाजें शायद दूर किसी गांव से आ रही हों और जंगल में गूंजने की वजह से दिशाहीन लग रही हों। ये तो ठीक है, लेकिन उन जूतों का क्या? वो तो एक ठोस भौतिक सबूत है। कोई व्यक्ति लीन में चलकर ऐसा नहीं कर सकता कि उसके पैरों के निशान बने और जूते उन निशानों के बीच रखे मिले। सही कहा। और यही वो बिंदु है जहां मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं कमजोर पड़ने लगती हैं। ये एक पहेली है। या तो उस व्यक्ति को अपनी नींद में चलने की क्रिया याद नहीं है, जो संभव है, या फिर टीम के किसी और सदस्य ने उसके साथ मजाक किया हो। लेकिन अगर ये दोनों बातें नहीं है तो हम एक ऐसी संभावना की ओर देख रहे हैं जो बताती है कि उस जंगल में कोई और भी था जो उन्हें देख रहा था, शायद उनके साथ खेल रहा था। ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार है। बिल्कुल। प्राचीन जंगलों से निकलकर अब हम आज के दौर के एक जंगल में चलते हैं, टेक्नोलॉजी का जंगल, यानी शहर की तरफ। हाँ, हमारी आखिरी कहानी है साल 2020 के बेंगलोर की, जहां एक रिसर्च लैब में हुआ प्रयोग
काबू से बाहर हो गया। एक तकनीकी केंद्र में वैज्ञानिक साउंड फ्रीक्वेंसी पर एक प्रयोग कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक खास फ्रीक्वेंसी को चालू किया, सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कमरे में मौजूद लोगों के होठ तो हिल रहे हैं, लेकिन पर रिकॉर्डिंग में कोई आवाज नहीं है, सब कुछ म्यूट था। अजीब है। फिर कुछ कर्मचारियों ने शिकायत की कि उन्हें अपने सिर के अंदर किसी और की आवाज में आदेश सुनाई दे रहे हैं। आदेश? हाँ। घबराकर प्रयोग को तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन असली खौफ तो इसके बाद शुरू हुआ। सारे सिस्टम बंद होने के बावजूद सर्वर लॉग्स में अपने आप अज्ञात सिग्नल दर्ज होते रहे। सिस्टम बंद होने के बाद भी? हाँ, जैसे कोई अब भी उस फ्रीक्वेंसी पर संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। ये कहानी विज्ञान और अनजाने के बीच की महीन रेखा को छूती है। यहाँ एक बहुत ही संभावित वैज्ञानिक व्याख्या है, और वो है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड वो क्या होता है? ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें होती हैं जिन्हें हमारे कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उन्हें महसूस कर सकता है। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि 19 हर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी बेचैनी, डर, कंपकपी और यहाँ तक कि प्रेत देखने का एहसास भी पैदा कर सकती है। अच्छा, तो हो सकता है प्रयोग में अनजाने में ऐसी ही कोई फ्रीक्वेंसी पैदा हो गई हो? बिल्कुल, जिससे कर्मचारियों को ये अजीब अनुभव हुए। तो क्या सिर में आदेश सुनाई देना भी इंफ्रासाउंड का असर हो सकता है? सीधे तौर पे आदेश सुनाई देना मुश्किल है, लेकिन इंफ्रासाउंड दिमाग के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है, जिससे इंसान को वहम हो सकता है या उसे ऐसा लग सकता है कि उसके अपने विचार किसी और के हैं। ये तो एक तार्किक व्याख्या है। हाँ, ये है, लेकिन जो चीज इस व्याख्या को चुनौती देती है वो है सिस्टम बंद होने के बाद भी सर्वर लॉग्स में सिग्नल का दर्ज होना। वो तो किसी मशीन की गड़बड़ी भी हो सकती है। हो सकती हैं, या फिर ये उस संभावना की ओर इशारा करता है कि शायद उन्होंने किसी ऐसी चीज से संपर्क साध लिया था जो भौतिक नहीं है, एक तरह का डिजिटल भूत जो उस फ्रीक्वेंसी के जरिए अस्तित्व में आ गया था। तो इन पांचों कहानियों को एक साथ देखने पर हमें क्या पता चलता है? कोलकाता में समय और स्थान का मुड़ना, राजस्थान में इतिहास का जागना, समुद्र में अज्ञात तकनीक, छत्तीसगढ़ के जंगल की रहस्यमयी ताकत और बेंगलुरु में ध्वनि के जरिए एक अनचाहा संपर्क। इन सब में एक बात आम है। क्या? विश्वसनीय गवाह और ऐसी घटनाएं जो हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देती हैं। बिल्कुल। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया को कितना कम समझते हैं, चाहे इनकी व्याख्या मनोविज्ञान में हो, अनछुए विज्ञान में हो या फिर किसी ऐसी चीज में जिसे हम अभी तक जानते ही नहीं। ये दिखाती हैं कि वास्तविकता की हमारी परिभाषा शायद अधूरी है। बिल्कुल, शायद असली रहस्य ये नहीं है कि ये घटनाएं क्यों होती हैं, बल्कि ये है कि हमें अपनी दुनिया को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर करती हैं। और शायद यही सवाल हमें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। क्या ये घटनाएं सिर्फ हमारे डर का आईना है, या फिर एक ऐसे बड़े सच की झलक जिसे देखने के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.